हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज हम करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। उसके साथ ही हम क्वेश्चंस को एनालिसिस करते चल रहे हैं, यानी कि उस प्रश्न से रिलेटेड आपके और भी पॉइंट क्लियर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा है आपको हर वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं। साथ में मैंने ये भी बता देता हूँ फिर से कि 100 वीडियो की ये सीरीज होगी, यानी कि 100 नंबर तक चलेगा, जिसमें लगभग 55 वीडियोज आपके बायोलॉजी के कवर करेंगे, लगभग 35 वीडियोज आपके फिजिक्स के कवर करेंगे। उसके बाद जो भी बचता है हम लगभग 15 वीडियो समथिंग केमिस्ट्री के कवर करेंगे, यानी कि पूरे साइंस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे जिन भी स्टूडेंट का, जिन भी बच्चे का साइंस वीक है, वो हमारा साइंस से जुड़ा हुआ पीडीएफ ले सकता है। कंप्लीट पीडीएफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों टॉपिक मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका 85% प्रश्नों को कवर करने की यहाँ पे गारंटी है। और इसका डेमो वीडियो भी अपलोड किया गया है। फिजिक्स के 3 टॉपिक, केमिस्ट्री के 2 टॉपिक, बायोलॉजी के 2 टॉपिक, उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हो। कहां से लेना है पीडीएफ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? स्थिरीकरण कह सकते हो, या फिर अधिकतम यूज या फिर इस्तेमाल किसके द्वारा हो सकता है, ये भी बोल सकते हो। तो ध्यान रखना, हरे पादप या फिर हरे पौधे द्वारा। हरे पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, आपको याद पता होगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता से? सौर ऊर्जा की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा का सबसे अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पादप या हरे पेड़ पौधे द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, पौधे दोनों। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ ये ज्यादातर पूछा गया है। पौधे व जंतुओं के बीच की कड़ी किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, युगलीना इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? युगलीना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी के कारण अधिकतर पक्षियों के कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? जो पक्षियां होती हैं या फिर जो कीट होते हैं जो उड़ते हैं, उनके पंखों से पानी बह जाता है किसकी उपस्थिति के कारण? ऑप्शन के हिसाब से देखो तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उनके पंखों पर मोम उपस्थित होता है। मोम कह लो, या फिर हिंदी में अगर जो देखोगे तो हिंदी में कहोगे सरल सतही लार। ठीक है, सरल सतही लार युक्त होता है, एक पदार्थ होता है, वही पाया जाता है। स्पेशली अगर जो आपको हिंदी में क्वेश्चन में ऑप्शन में एग्जाम में आएगा तो ये मोम ही देगा, या फिर वैक्स दे देगा इंग्लिश में। ठीक है, सरफेस वैक्स दे देगा। तो आप ध्यान रखना, सरल सतही लार युक्त एक पदार्थ पाया जाता है पक्षियों के पंखों पे, जिसके कारण जो भी पानी गिरता है वो वहाँ से नीचे सरक जाता है। ठीक है, और ये जलरोधी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, ये भी कह सकते हो। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषी होता है? स्वतः पोषी जानना जरूरी है। स्वतः पोषी क्या होता है? स्वतः पोषी मतलब वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्पेशली बात करें जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे स्वतः पोषी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में जंतु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों के अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, स्वतः पोषी होते हैं। इसमें क्या होता है? समुद्री शैवाल एक आंसर आता है, समुद्री शैवाल। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। शैवाल इसका राइट आंसर होगा। क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, साइबेरियन सारस इसका राइट आंसर होगा, जो विलुप्त होती चली जा रही, विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, यदि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधों में जो जल होता है जड़ों से ऊपर पहुंचाता है, यानी कि पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? जो आपके भोजन बनते हैं पत्तियों में, वो उसको क्या कहाँ तक पहुंचाता है? जड़ों में पहुंचाता है। ठीक है, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो संवहन पुल को क्या कहेंगे? तो संवहन पुल को क्या कहेंगे? अस्पार्श्विक। ठीक है, अस्पार्श्विक बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा, अस्पार्शिक होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पतिक नाम के समान है? अब इसमें आपको या तो 2 के या तो तीनों के वनस्पतिक नाम याद होंगे, तभी आप सही आंसर दे पाओगे। अशोक की बात करें, अशोक का वैज्ञानिक नाम होता है सेरेका इंडिका। अगर जो इमली की बात करें, इमली का वैज्ञानिक नाम होता है टेराइंडस इंडिका। उसके बाद बात करें आपका जो ये कोरल होता है, कोरल का वैज्ञानिक नाम होता है इरीथ्रीना
इंडिका। आप एक चीज देख रहे हो, तीनों में इंडिका समान है, यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशोक, इमली, कोरल जैसे पेड़ों के वनस्पति नाम के समान है। इंडिका तीनों में समान है, तो इसका इंडिका ही राइट आंसर होगा। इंडिका तीनों में है और इंडिका ये यूज किया जाता है। ध्यान रखना, किसी भी प्रजाति की उत्पत्ति अगर जो भारत में हुई है तो उसमें वैज्ञानिक नाम के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, इंडिका शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉकरोच इसका राइट आंसर होगा। कॉकरोच का जो वैज्ञानिक नाम होता है ब्लेटेरिया होता है, इसको हम तिलचट्टा भी बोलते हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों में भोजन का वहन होता है? तो ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फ्लोएम या पोषवाह भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फॉर्मिक एसिड ध्यान रखिएगा चींटियों द्वारा उत्पन्न हो जाता है। लाल चींटी इसका राइट आंसर होगा। फॉर्मिक एसिड, इसका आप फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH या फिर HCO2H भी लिख सकते हो। फॉर्मिक एसिड का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो मधुमक्खी के डंक में ध्यान रखिएगा अम्लीय तरल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अम्लीय तरल होता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको वन लाइनर बना के लिखते रहना। जो लोग PDF लिए हों वो भी, जो लोग नहीं लिए हैं वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक दीर्घायु है, यानी कि सर्वाधिक ज़्यादा टाइम तक कौन जीवित रहता है? तो इसका आंसर होगा कछुआ। कछुओं की एज की बात करें, जो एज होता है, टाइम होता है, लाइफ टाइम आयु होती है उनकी, वो लगभग 150 साल तक होती है। तो ध्यान रखिएगा, कछुआ सर्वाधिक दीर्घायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मीठे पानी में एक स्वस्थ मछली को, मीठे पानी में रहती हुई एक स्वस्थ मछली को अगर अचानक निकाल के खारे पानी में रखा जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? तो ध्यान रखिएगा, मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लीवर तेल के में किस विटामिन का समृद्ध या किस विटामिन से परिपूर्ण होता है? तो ध्यान रखिएगा, मछली से जो तेल पाया जाता है, कॉड लीवर, मछली के लीवर से जो तेल पाया जाता है उसमें एक तो विटामिन डी होता है, दूसरा ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 एसिड होता है। ठीक है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, फैटी एसिड भी पाया जाता है। तीनों में से देखो ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में आपका विटामिन डी दिया है, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईस्ट क्या है? ईस्ट को अगर जो बात करें, ईस्ट आ जाए या तो खमीर आ जाए, दोनों एक ही शब्द है। ध्यान रखिएगा, ईस्ट किस कैटेगरी में आता है? तो ध्यान रखिएगा, कवक कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? कवक कैटेगरी में आता है। और ये एक बात करें ईस्ट की, एक यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या है ईस्ट? ईस्ट की बात करें अगर जो हम, तो ईस्ट हमारा यूकैरियोटिक, क्या है? यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव। अब बहुत सारे बच्चे एक कोशिकीय जीव सुन के कहेंगे जीवाणु कैटेगरी में कहीं ना आ जाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ईस्ट खमीर हमेशा एक कवक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? इसका आंसर होगा कंकाल पेशी। कंकाल पेशी संयोजक ऊतक नहीं है। ये कैसा ऊतक है? ध्यान रखिएगा, ये भी धारीदार पेशी ऊतक है। कैसा? धारीदार पेशीय ऊतक है। ठीक है, पेशीय ऊतक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। रेशम के कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग हेतु तंतु पैदा करते हैं? रेशम के कीट हमेशा थोड़ी तंतु पैदा करेंगे, जो आपसे रेशम जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं रेशम के कीट से, ठीक है, तो उसमें एक चरण होता है, एक जीवन काल होता है। ठीक है, उसके बीच में वो क्या निकालते हैं अपने शरीर से, जो रेशम कीट बनाने के लिए जो लावा होता है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, प्यूआ। क्या प्यूपा, ये दो चीज़ें होती हैं। प्यूपा भी बोल सकते हो, अगर जो आपके एग्जाम में प्यूपा नहीं आया तो कोनून आ जाएगा, कोनू। ये दोनों अवस्था पाई जाती है इनके जीवन चक्र में। रेशम के कीट में एक अवस्था आती है प्यूपा या कोनून का, जिस काल के दौरान ये तंतु पैदा करते हैं जिससे हमारा रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूपा या कोनून, दोनों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कीटहारी पादप जो होते हैं, यानी कि जो कीट खाते हैं, निम्नलिखित में से किस कीटों को क्यों फंसाते हैं? आपको आपने सुना होगा बहुत सारे पौधों के नाम, यहाँ पे कुछ पौधों के बारे में मैं बता देता हूँ। आपने सुना होगा वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है? जैसे ही इस पे कोई जीव बैठता है या फिर मक्खी मच्छर बैठता है, ये तुरंत बंद हो जाता है, यानी कि उसमें मक्खी मच्छर फंस जाता है। इसे ही बोलते हैं कीटहारी पादप। एक वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। उसके बाद होता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट ये भी एक पौधा है जो आपका कीटहारी पादप है। एक और ध्यान रखिएगा, आपका ड्रोसेरा।
ड्रोसेरा भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्या होते हैं, कीटहारी पादप होते हैं। ये कीटों को किस लिए फंसाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो पादप होते हैं कीटहारी पादप, ऐसे जगहों पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन नहीं होता, तो इसलिए ये कीटहारी पादप कीटों को खाते हैं जिससे इनको नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। तो नाइट्रोजन के लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। लगभग 90% बच्चों को आता होगा। ये आम का वैज्ञानिक नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद अमरूद का बात करें, सीडियम गुआवा, सीडियम गुआवा अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। आम का हो गया मैग्नीफेरा इंडिका। आंवला का ध्यान रखिएगा, पैंथेलस, पैंथेलस एम्बिलिका, एम्बिलिका ये किसका हो गया, आंवला का हो गया। कटहल का भी ध्यान रखिएगा, आर्टोका, इसका थोड़ा नाम ही वैज्ञानिक नाम हिंदी में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। आर्टोकर्पस, ठीक है, आर्टोकर्पस हेट्रोफिलियस, ठीक है, हेट्रोफिलियस ये किसका हो गया, आपका कटहल का वैज्ञानिक नाम है। तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस किसका वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा पार्डस ध्यान रखिएगा किसका वैज्ञानिक नाम है, तेंदुआ का है, ठीक है, पैंथेरा पार्डस। चीता की बात करें, चीता का तो पैंथेरा पार्डस किसका हो जाएगा, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो चीता की बात करें, चीता का जो आप आ जाए तो ध्यान रखिएगा अनिकानियस जुबातुस, क्या अनिकानिकस जुबातुस चीता का हो गया। बाघ का पूछे तो बाघ का बहुत इंपॉर्टेंट है, बाघ का कई एग्जामों में आया गया, ठीक है। पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। तो आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। साथ में जिन भी बच्चों का साइंस वीक है वो लोग पीडीएफ जरूर ले लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो पीडीएफ से रिलेटेड पूछना हो 83 82 81 18 25 ये व्हाट्सअप नंबर हो, इस पर आप पूछ सकते हो। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फॉर प्री पीडीएफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।